नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अरुण आपका कुमार अरुण एचडी पॉइंट चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक है दोस्तों जो पीईटी 2022 यानी कि 2022 में हुआ था प्रथम पाली, यानी कि प्रथम पाली में हुआ था। कब हुआ था? यानी कि 16 अक्टूबर 2022 में हुआ था। इसी की दोस्तों आंसर की लेकर आया हूँ पूर्णतः रूप से एकदम सटीक सोल्यूशन आपको बताने वाले दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जाइए दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा की सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी कांस्य प्रतिमा, जो कांस्य प्रतिमा थी यानी कि बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो बनाने के लिए कांस्य प्रतिमा का तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है किसका? यानी कि मोम लोक ढलाई, यानी कि जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? किस नदी पर प्राप्त हुआ था दोस्तों? यानी कि नर्मदा नदी के किनारे प्राप्त हुआ था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थानेश्वर से थानेश्वर स्थानांतरित हुई? यानी जो नई राजधानी थी वो थानेश्वर स्थानांतरित की थी। कौन सी है? यानी कन्नौज। ठीक है, कन्नौज थी जो थानेश्वर ट्रांसफर कर दी, यानी कि स्थानांतरित की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गोरिल्ला नीति थी? छापामार गोरिल्ला थी। ठीक है, ये किसकी थी? यानी कि जो शिवाजी थे, शिवाजी महाराज की थी, यानी कि मराठा के शासक थे, बहुत प्रसिद्ध शासक थे दोस्तों शिवाजी। ठीक है, उन्हीं की एक यानी कि छापामार गोरिल्ला नीति थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? यानी जो ब्रिटिश ने यानी कि निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में यानी कि प्रस्तुत करने की उसका सही, किस भाषा को भी यानी कि फैलाना चाहते थे दोस्तों? यानी कि इंग्लिश भाषा को। ठीक है, लेकिन हमारी प्रिय भाषा कौन सी है अभी? यानी कि इंडियन, यानी कि हिंदी है दोस्तों। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी को वो प्रचार प्रसार करना चाहते थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, पूर्ण स्वराज्य की मांग वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। यानी जो पूर्ण स्वराज था यानी कि मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? यानी कि हजरत मोहानी थे। ठीक दोस्तों, ठीक हो, हजरत मोहानी। एकदम दोस्तों सटीक क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार यानी कि परीक्षा में पूछे गए, प्रीवियस ईयर पीटी परीक्षा में, और ये आ भी सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए ये आप सॉल्यूशन देख के जाएं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख माना जाता है? किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख माना जाता है? बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, यानी कि स्वदेशी आंदोलन को माना जाता है। ठीक है, कब हुआ था स्वदेशी आंदोलन? ये कब हुआ था स्वदेशी आंदोलन? 1905 में, यानी कि स्वदेशी आंदोलन हुआ था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत मुद्दों को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था। यानी जो खिलाफत आंदोलन हुआ था उसके मुद्दों को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? हिंदू मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। यानी जो गांधी जी थे खिलाफत आंदोलन में वे क्या करना चाहते थे? हिंदू और जो मुसलमान हैं वो अधिक से अधिक यानी कि एक यूनिटी बनाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान ब्रिटिश सरकार ने अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? अंतिम अधिकार का उदाहरण कौन सा था? यानी प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ, यानी कि एक प्रमुख अधिकार था। 1935 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? यानी 4 ऑप्शन थे, उसमें से निम्नलिखित में से किसके द्वारा की थी? यानी कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यानी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कब की थी? आपको 1939 में की थी दोस्तों। ठीक है, 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? यानी कि जो 4 ऑप्शन थे उनमें लक्षद्वीप की राजधानी कौन थी?
यानी कि कवारती थी। ठीक है, कवारती। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान व्यापक अंतर पाया जा सकता है? यानी दिन और रात का तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है। कहाँ? थार डेजर्ट यानी थार मरुस्थल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, विश्व को कितने प्रमुख क्षेत्रों टाइम जोनों में विभाजित किया है? यानी जो विश्व है, वर्ल्ड है, उन्हें कितने टाइम जोनों में विभाजित किया गया? यानी कि 24 टाइम जोनों में विभाजित किया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए थे उनमें से यानी कि एक गणता ये जनसंख्या परिवर्तन का यानी कि एक घटक नहीं था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। यानी कि उस जंगल का नाम बताइए जो पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। कौन से? यानी कि अमेजन वर्षावन। अमेजन वर्षावन यानी कि ये पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पृथ्वी के ग्रह के फेफड़े के। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? यानी कि 4th 5 ईयर प्लान यानी कि शुरू किया गया था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें से व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? इसमें यानी कि दोस्तों यानी कि प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, प्राइवेट या निजी सेक्टर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? यानी कि MS स्वामीनाथन को यानी कि जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी? बैंकों के राष्ट्रीयकरण की शर्तें निर्धारित की थी यानी कि बैंकिंग कंपनी उपक्रमों के अधिग्रहण व हस्ताक्षर से अधिनियम 1970 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 1991 में नई आर्थिक नीति जिसे NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में कौन सा था? यानी कि जो 4 ऑप्शन थे उनमें से निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक यानी कि परिणाम था दोस्तों? यानी कि वैश्वीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता कौन सी है? नहीं है दोस्तों, द्विस्तरीय सरकार नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए DPSP जिसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? यानी किस संविधान के देश से लिए गए दोस्तों? यानी कि आयरलैंड के संविधान से ये लिए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? कौन सा अधिकार शामिल है इसमें? वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्र का अधिकार है दोस्तों। इसमें आपको यानी किसी के बारे में यानी कि भारतीय में हो तो उसमें आपको बोलने की अनुमति है। ठीक है, अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके यानी कि प्रति उत्तरदायी होती है? विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी दोस्तों होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय पंचायत राज व्यवस्था कितने स्तर हैं? कितने स्तर हैं दोस्तों? यानी कि इसके 3 स्तर हैं दोस्तों। 3 स्तर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? कितने वाट के बराबर होता है दोस्तों? 746 वाट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए थे उनमें से एक पानी की भाप में रूपांतरण, ये रासायनिक क्रिया ना होके ये कौन सी है? एक भौतिक क्रिया है। ठीक है, भौतिक
क्रिया है दोस्तों, अब क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, क्या है अगला क्वेश्चन है, पायरिया निम्नलिखित में से किसका रोग है। यानी पायरिया किसका रोग है दोस्तों, ये यानी कि गब्स होते हैं जो मसूड़े होते हैं, उनमें पायरिया यानी कि लग जाती है हमारे दांतों के जो साइड में, जिससे दांत हमारे एकत्रित होकर बंधे रहते हैं, उसमें मसूड़े होते हैं, उन्हीं में यानी कि क्या पायरिया रोग हो जाता है, जिससे बिल्डिंग स्टार्ट हो जाता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। फ्लोएम एक ऊतक है जो किस में पाया जाता है, ये दोस्तों प्लांटों में पाया जाता है। ये खाद्य पदार्थों को यानी कि पौधों के खाद्य पदार्थों के रूप में यानी कि पहुंचाता है दोस्तों। ठीक है, कौन, फ्लोएम। और जाइलम क्या, पौधों को पानी यानी कि पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरियों में प्रयोग किया जाता है। कार बैटरियों में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का आपको सूत्र पूछ दिया जाए, H2SO4 होता है। ठीक है, H2SO4 होता है। ठीक है, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा भिन्न है। कौन सा बड़ा भिन्न है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए थे उनमें, लेकिन कौन सा सही था, 7.8 यानी कि इसका आंसर सही था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है अगला क्वेश्चन है, यानी कि ये ऐसा क्वेश्चन दिया था दोस्तों, यानी सॉल्व करके इसका आंसर क्या आ रहा था, यानी 2.35। देख सकते हो आप कैसे इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, यानी कि जो 6.73 माइनस 4.38 घटा दो इसमें, और जो ए क्यू माइनस बी क्यू सूत्र बन जाएगा, यानी कि जो ए माइनस बी ए क्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों नीचे दिया है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया, ये सूत्र बनेगा दोस्तों। ठीक है, ए की जगह पे क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर ए की जगह पे दिया है 6.73 दिया है, और बी की जगह दिया है 4.38 दिया गया। तो ये सूत्र लगाने पर अब देखिए, यानी सूत्र लगाओगे तो ये इससे कट हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा का ए माइनस बी का, यानी इसमें से घटा दीजिए। आप देखो आंसर है 2.5, 13 में से 8 गए, कितने बचे, 5। ठीक है, और यहाँ 6 बचे, 6 में से 3 गए, 3 बचे, 4 में से 6 में से 4 गए, यानी 2, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, यानी 2.35 दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है अगला क्वेश्चन है, 7.6 बटे 19 गुणे 100 कर दीजिए आप। ठीक है, अब देखिए 100 कर दीजिए, अब ये इसका 100 का और इसमें गुणा करेंगे तो यानी कि 760 हो जाएगा बटे 19 हो जाएगा। ठीक है, तो 19 चौक 76, तो हमारा कितना आएगा, 40% इज द राइट आंसर। कौन सा सही हुआ, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है अगला क्वेश्चन है, 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। अब देखिए अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, एक 61 हो गई। ठीक है, 61 की बाद कौन सी होगी, 61 के बाद यानी कि एक 67 हो गई, और कौन सी होगी, फिर 71 हो गई, 71 के बाद 73 हो गई। ठीक है, 73 के बाद कौन सी होगी, 73 के बाद यानी कि 79 हो जाएगी। ठीक, अब इन्हें आप ऐड कर लीजिए। देखिए 8 9 और 9 18 और 3 18 3 कितने, 21 की एक ऐसे लगा 2, 6 6 12 और 7 6 6 12 और 7 19 और 7 कितने हुए, 26 और 7 26 7 33 और 2 35। कितनी संख्याएं देखिए, 1 2 3 4 5, तो 35 351 हो गया टोटल, यानी कि 1 2 3 4 5 संख्याएं, तो 5 से डिवाइड कीजिए, 5 7 35 पॉइंट 5 दूनी 10। ठीक है, तो हमारा कितना आंसर आ गया, यानी कि 17.2 आंसर। ठीक है, अब इसे आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए इसे सोल्व करने का संधि विच्छेद क्या होता है, सद्भावना का दोस्तों सत्य प्लस भावना हो जाएगा। ठीक है,
श्वेत और श्वेत का अर्थ क्या है? श्वेत होता है सफ़ेद और श्वेत होता है यानी कि जो पसीना होता है, ठीक है, उसे यानी कि श्वेत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, खाक में मिलना। खाक में मिलना मतलब यानी कि मुहावरे का अर्थ होता है सब कुछ नष्ट हो जाना, सब कुछ नष्ट हो जाना। नेक्स्ट जाइए, अगला देखिए। अगला दोस्तों पूछा गया था अनिल किसका पर्यायवाची है? अनिल किसका पर्यायवाची है? अनिल एक पवन यानी कि जो वायु होती है उसका पर्यायवाची होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या पूछा गया। नेक्स्ट पूछा गया यानी कि गुप्त का विलोम क्या है? गुप्त का विलोम क्या है दोस्तों? यानी कि गुप्त का विलोम है प्रकट। ठीक है, गुप्त का। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्या है, ये पैसेज दिया है दोस्तों। पैसेज को आप सोल्व कर सकते हैं, इसे पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। अब उस पूछा इसने एलिजाबेथ वॉज सफरिंग फ्रॉम, यानी कि जो एलिजाबेथ थी वो किससे यानी कि ग्रसित थी? यानी कि अस्थमा रोग से ग्रसित थी। ठीक है, अस्थमा। नेक्स्ट इसी पैसेज के अकॉर्डिंग ये भी बता सकते हो, एलिजाबेथ न्यू नेवर लिव्ड। न्यू नेवर लिव्ड मतलब डाउन स्टायर्स। ठीक है, डाउन स्टायर। नेक्स्ट पूछा गया दोस्तों यानी कि एक्साइल का सिनोनिम्स क्या है? यानी कि समानार्थी क्या है? एक्साइल का सिनोनिम्स क्या होता है? यानी कि वेनिसमेंट होता है दोस्तों। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, यानी कि चूज ऑफ द करेक्ट एंटोनिम्स चूज, यानी कि मोर्न मतलब यानी कि जो एंटोनिम्स इसका विपरीत क्या होता है? जॉय होगा। ठीक है, जॉय। अगला देखिए दोस्तों क्या पूछा गया, उसी पैसेज के अकॉर्डिंग पूछा गया दोस्तों, यानी कि 45 नंबर यानी कि क्वेश्चन, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यानी कि वन हु सेल्स आर्टिकल एट पब्लिक सेल्स। ठीक है, जिसे यानी कि क्या कहा जा सकता है? ऑक्सीनियर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। अब आइए दोस्तों देखिए, यानी कि 46 नंबर है, देखिए क्या है, दोनों कथनों में पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से उत्तर इन दोनों कथनों के बीच संबंध सही दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है दोस्तों। ठीक है, आइए देखिए पढ़ते हैं क्या है। स्टेटमेंट से देखिए, स्टेटमेंट क्या दिया है, पुलिस प्राधिकरण के हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। यानी पुलिस प्राधिकरण जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है उसने सुबह के समय ज़्यादा यानी कि चौकसी बढ़ा दी है। ठीक है, शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटना में काफ़ी कमी आई, यानी शहर में छोटे मोटे यानी कि अपराधों को यानी कि काफ़ी कमी आई दोस्तों। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है, यानी कि ये पुलिस है वो यानी कि सही ढंग से यानी कि ड्यूटी करने लगी और सुरक्षा में चौकसी ज़्यादा बढ़ा देगी मॉर्निंग टाइम या किसी भी समय समाधि पे, यानी कि इसका यानी कि तत्कालिक से कारण हुआ तो शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटना क्या हुई? कम हुई। तो स्टेटमेंट्स वन कारण है और कथन इसका यानी कि एक प्रभाव है। वन इसका कारण है, यानी कि इसमें इसने क्या किया, यानी कि सुबह के टाइम यानी कि समय चौकसी बढ़ा दी, यानी कि सुरक्षा की चौकसी बढ़ा दी। ठीक है, और यानी कि इसका प्रभाव क्या हो गया, यानी इस प्रभाव क्या देखने को मिला, यानी शहर में छोटे मोटे यानी जो अपराधों को क्या है? कमी होगी। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों क्या है, अगला क्या है, गोपी ने विवेक से कहा वह मेरी माँ की इकलौते भाई का पिता है। इकलौते भाई का पिता है यानी किसने कहा? विवेक ने कहा। तो गोपी उन्हें क्या कहेगी? गोपी क्या कहेगी? सीधी सी बात ऐसे यानी कि पैटर्नल ग्रैंडफादर कहेगी, यानी कि नाना कहेगी दोस्तों। ठीक है, आप देखिए यानी कि विषम चुनिए। ये जो संख्याएं देंगे आप देख सकते हो, आप सभी संख्याएं हैं जो ज़्यादातर क्या है? अभाज्य संख्या है जो किसी से विभाजित नहीं होती। लेकिन इसमें एक संख्या 33 ऐसी छिपी है जो 11 से या 3 से डिवाइड हो रही है। 11 या 3 से डिवाइड हो रही है। देखो दोस्तों 3 से डिवाइड हो रही है, तो ये क्या है? इससे बिल्कुल विषम है दोस्तों। तो इसका 33 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्या है, अगला क्या है, यानी कि अगला है 6:10 घड़ी और घंटे के बीच सुइयों के बीच कोण क्या हुआ? सुइयों के बीच कोण क्या हुआ दोस्तों? यानी कि ये आप इसे सॉल्व करके यानी कि आंसर इसका कितना आएगा? यानी कि 25 इज द राइट। ये दोस्तों एक सूत्र होता है दोस्तों, आपको बताते हैं, ये आप इसमें सूत्र लगाते हैं तो थीटा बराबर ज्ञात करना है। तो 11/2m। m क्या होती है? m 10 मिनट है, यानी कि 10 मिनट रखना है m की जगह। ठीक है, माइनस यानी कि ऐसा सेकंड लगा लीजिए, ऐसा करके ऐसा। इसका सेकंड का मतलब होता है ये पार्ट और ये पार्ट आप सॉल्व करोगे, जिसमें इसमें से दो जो बड़ा होगा उसी में से आप घटा देना। ठीक है, तो इसका मतलब घटाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब वो तो घटाना, लेकिन इनमें जो पार्ट यानी कि बड़ा हुआ उसी में घटा देना। अब देखिए इसे क्या करना है, यानी कि m की जगह 10 रख दीजिए गुणा और
h की जगह पर 6 रख के आप सॉल्व करने के बाद आपको कितना कितना प्राप्त होगा, ये प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें किया गया यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 25 के रूप में कोडित किया हुआ, सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता तो कोडित किया जाता है डैश, और जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता तो क्या है, यानी कि मोबाइल के लिए क्या होगा, मोबाइल के लिए क्या होगा। कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें क्या किया है, ए को जेड मतलब यानी कि इसके विपरीत वाले अक्षर लिख देना है। देखो एम का विपरीत कितना होता है दोस्तों, 13 होता है। अब विपरीत निकालने है, 27 में से घटाते जाओ आप, देखिए 27 में एम कितने में, तो 13 27 में से 13 गया कितना, 14 प्राप्त हुआ। और ओ 15 होता है, 15 गया 27 में से कितना प्राप्त हुआ, यानी कि 12 प्राप्त हुआ है। तो ऐसे ही उल्टे क्रम है, इससे 27 से जो इनकी कोडिंग वर्ड होता है, 27 से घटाने पर आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अनाई मलाई रीड टेल नामक एक सैंड डैम जल फ्लाई के एक प्रजाति खोज की है, किस राज्य ने की है दोस्तों, ये केरल राज्य ने की गई है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह के आयुर्वेद रत्न से सम्मानित किया गया है, किससे किया गया है दोस्तों, यूके यानी कि ब्रिटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था यानी कि IS तरकस ने लाल सागर में डैश नौसेना के अल्माज PC 4011 निमेर 4013 के साथ एक समुद्री साझा किया है, आयोजन किया है, किसके साथ किया है, यानी लाल सागर में, यानी कि सूडान के साथ किया गया दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों क्या है, जागृत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है, किससे संबंधित शुभंकर है दोस्तों, यानी कि उपभोक्ता जागरूकता से, यानी कि शुभंकर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में औरंगाबाद का नाम लिखिए। महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद था उसका नया नाम कर दिया गया संभाजी नगर कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के लिए प्रदर्शन बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है, किसके साथ, यानी कि किस कंपनी ने, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है, कौन सा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य ने भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है, किसने की है दोस्तों, यानी कि केरल राज्य ने की है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन किन देशों के बीच प्राप्त हुआ है। ये जो वज्र प्रहार होता है दोस्तों, ये इंडिया और USA, इंडिया और USA के बीच होता है, USA संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होता है दोस्तों। नेक्स्ट, डार्क कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है, 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमता में वृद्धि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोध किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, किसके साथ समझौता दोस्तों की थी, यानी कि इसरो के साथ। इसरो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1969 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है इसका, बंगलुरु, इसका हेड क्वार्टर बंगलुरु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है दोस्तों, यानी कि बांग्लादेश से दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है, इजराइल की राजधानी कौन सी है, जेरूसलम है, इजराइल की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य यानी कौन सा है, 29वां राज्य कौन सा है दोस्तों, यानी कि तेलंगाना। इसकी स्थापना यानी कब हुई थी दोस्तों, 2 जून 2014 को इसकी स्थापना की थी। यानी कि अब इसकी राजधानी पे यानी कि पूर्णतः रूप से राजधानी क्या कर दी गई, हैदराबाद कर दी गई। पहले क्या थी, हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की संयुक्त रूप से यानी कि राजधानी हुआ करती थी, अब इसको अलग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधान परिषद है, किस राज्य की विधान परिषद है दोस्तों, यानी कि कर्नाटक राज्य की विधान परिषद है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है,
अगला क्वेश्चन क्या है, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? किस दिन को मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? कुर्ग। कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। कला मथुरा में स्टे सीलिंग की पारंपरिक कला है। स्टे सीलिंग की पारंपरिक कला है किसकी? सांझी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वॉलीबॉल निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों? यानी कि इनमें से कोई नहीं था दोस्तों, 4 ऑप्शन थे, इनमें से कोई यानी कि इसका आंसर नहीं था। वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, ये दोस्तों वॉलीबॉल होता है, ये नेपाल का भी राष्ट्रीय खेल है, नेपाल का भी। और ये यानी कि यूएसए, यूनाइटेड संयुक्त राज्य अमेरिका की भी इसका यानी कि ये राष्ट्रीय खेल है दोस्तों। ठीक है। यानी कि और भी देशों का है राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल, यानी काफ़ी पूछा जाता है, यानी कि इसका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वॉलीबॉल है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद तुट लिखी है? किसने लिखी है दोस्तों? महात्मा गांधी ने लिखी है। किसने? महात्मा गांधी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्कर्षित को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। यानी कि किसको अवशोषित करती हैं? जो अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं। ठीक है। अगला दोस्तों देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये दोस्तों हिंदी का पैसेज है, आप इसे पढ़ के यानी कि जो नीचे हैं उनका आंसर दे सकते हैं। ठीक है। इसे पूरा पैसेज को पढ़ना, फिर उसके बाद आंसर दे सकते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी, पहला क्वेश्चन उसी पैसेज का है दोस्तों, आजकल युवा पीढ़ी मादक पदार्थों की लत पड़ रही है। निम्नलिखित कारणों में से लत का कौन सा उचित नहीं दिखता है? यदा कदा पान सुपारी का सेवन करना, ये उचित दोस्तों नहीं है, यानी कि ये इसका उचित आंसर नहीं हो सकता है। मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता दिखाई देती है? कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता दिखाई दे दोस्तों देती है? अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, मानसिक संतुलन खो देना, चोरी की आदत करना है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा इसका? यानी कि पहला, यानी अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना। ठीक है। और यानी कि मानसिक संतुलन खो देते हैं जो, यानी कि ज़्यादा ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं, और चोरी की आदत करना है, और चोरी चपाटी भी करने लगते हैं। ठीक है। तो इसका कौन सा है वो सही होगा? 1/3 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन है मादक पदार्थों के सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? किस बीमारी का खतरा होता है? शारीरिक अक्षमता हो जाती है, पागलपन और सुसुप्त हो जाते हैं, HIV और एड्स भी हो सकते हैं, मानसिक असंतुलन भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है। यानी कि ये सभी बीमारी यानी कि मादक पदार्थों के सेवन कर से हो सकती हैं दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा दोषी होता है? सबसे ज़्यादा दोषी यानी कि कौन सा? यानी कि जो मादक पदार्थ हैं, यानी कि यदि माता पिता भी यानी कि जो मादक द्रव्य सेवन होता है उनका कर रहे हैं सेवन, तो जाहिर सी बात है उनके बच्चे भी कर सकते हैं, तो बच्चों के माँ बाप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अनेक राज्यों में युवा वर्ग इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? सबसे प्रबल कारण दोस्तों कौन सा है? उसी पैसेज के अकॉर्डिंग आपको बताना है। माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, और उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं, और किन लोगों के साथ उठना बैठना करते हैं, यही उचित होता है दोस्तों। जो बच्चे हैं कहाँ बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, इसका यानी कि उनके माँ बाप जो होते हैं उनका ख्याल नहीं रखते हैं दोस्तों, तो वो क्या होते हैं? नशीले सेवन को करने लगते हैं और बिगड़ जाते हैं दोस्तों। यही इसका प्रमुख कारण है। ये पैसे दिया गया वही है दोस्तों, इसका पैसेज है, ये पैसेज है। अब आगे देख सकते हैं, आगे देखिए इसमें क्या दिया, क्षेत्र दिया। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं? निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं? इसका देखिए, निवेश दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी जो निवेश होता है दीर्घकालिक के लिए आर्थिक लक्ष्य, यानी कि जो लक्ष्य प्राप्त करते हैं, यानी कि बहुत सारा
नेक्स्ट देखिए चौथा इसका, निवेश ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है। इसमें दोस्तों रिस्क भी रहता है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 4 सही हो जाएगा। 1 और 4 इज द राइट आंसर। रमेश ने 5,000 रुपये के लिए शेयर खरीदे। इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प सही है? कौन सी विकल्प सही है दोस्तों? यानी कि रमेश ने जोखिम रहित निवेश किया है। रमेश की यह बचत जोखिम वाली है। शेयर खरीदना बचत है, शेयर खरीदना निवेश है। शेयर खरीदना एक ऊपर पैसेज दिया है, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आप उसे सही ढंग से पढ़िए, फिर इन आंसरों का यानी कि उत्तर दीजिए। यानी निवेश यानी कि शेयर खरीदना एक निवेश है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद के आधार पर बताइए दीर्घकालिक लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विशेष में निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? निवेश के विशेष में कौन सा अशुद्ध है? ठीक है, दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति लघु बचत द्वारा ही असंभव हो सकती है। असंभव हो सकती है। दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति दीर्घकालीन अच्छे निवेश द्वारा ही संभव हो सकती है। अच्छे निवेश द्वारा ही संभव हो सकती है। दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त संभव नहीं है क्योंकि दीर्घकालीन निवेश प्रधान जोखिम का खतरा भी होता है, यानी कि जोखिम का खतरा भी होता है। चौथा है दोस्तों क्या, बचत निवेश की तुलना में सबसे अच्छी है क्योंकि निवेश में जोखिम शामिल है जो गांठ के पैसों को भी ले सकती है। गांठ के पैसों को भी ले सकती है। तो इसका कौन सा सही होगा दोस्तों? यानी कि पहला सही होगा। पहला के बाद दोस्तों कौन सा सही होगा? यानी तीसरा चौथा। इनके प्रमुख यानी कि कार्ड क्या है? पहला सही है, तीसरा सही है और इसका चौथा सही है। कौन सा? चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश उदाहरण नहीं है? कौन सा विकल्प निवेश उदाहरण नहीं है? यानी 4 क्वेश्चन दिए उनमें से संबंधित है, यानी सेविंग बैंक खाते में रखा धन, ठीक है, सेविंग बैंक खाते में रखा धन, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में बताइए कौन सा विकल्प निवेश उदाहरण है? कौन सा विकल्प निवेश उदाहरण है? यानी सोने के गहन खरीदना, ये क्या है? निवेश का उदाहरण है। अब आइए दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये दिया है, ये लेख आरेख दिया है दोस्तों, इसे सॉल्व कर सकते हो आप। सॉल्व करने के बाद यानी कि ये देखिए 2014 में स्कूल पढ़ने वाले छात्रों की संख्या है। 2014 में आप इसे सॉल्व करके इसे रेखा आरेख को देखकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका कौन सा होगा आंसर? 3150 आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या है, किस वर्ष में पिछले वर्षों की तुलना में स्कूल के छोड़ने वाले छात्रों की प्रतिशत में वृद्धि या गिरावट है, ठीक है। तो 2012 में इसे सॉल्व करके आप बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2012 से 2013 में तक स्कूल में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? कितने? इनकी 1.7% की कमी या वृद्धि हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। तो स्कूल में पढ़ने वाले 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है दोस्तों? यानी कि 93.75%। उसे सॉल्व करके यानी कि बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या को छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या का अनुपात क्या होगा? तो पाई रेखा आलेख देखने के बाद इसे सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा? 7:10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोस्तों देखिए, अभी क्या था, रेखा आलेख दिया गया था, अब ये क्या है, दंड आलेख दिया गया है। इसे सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करोगे तो इसके आंसर क्या आने वाले हैं? यानी कि 2003 से 4 तक मोबाइल में उत्पादन लगभग कितने % की गिरावट थी, ठीक है, यानी कि 23% की, ठीक है। 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के औसत उत्पादन के बराबर था? किस वर्ष के? यानी कि 2002 के और 7 के बराबर था। अगला देखिए 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? 183.33 यानी कि 33% थी। ये इसका सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्व करके इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। पिछले वर्षों की तुलना में किस वर्ष का में प्रतिशत उत्पादन सबसे अधिक है? सबसे अधिक किस वर्ष का है? यानी कि 2002 का, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए वर्षों में मोबाइल का उत्पादन वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था, यानी कितना था? यानी कि 4। इसे सॉल्व कर सकते हो तो बता सकते हैं, यानी कि 4 वर्षों में औसत उत्पादन अधिक था। अब आइए दोस्तों देखिए, यानी कि ये अब क्या दिया है, 91 से 95 ये दिया गया आरेख।
इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद देखो पहला क्वेश्चन क्या है। यदि रेखा विभाग ईएमएस के 60% कर्मचारियों के पास एमबीए डिग्री है और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास एमबीए डिग्री है, तो ई में कितने प्रतिशत कर्मचारियों के पास एमबीए डिग्री है, यानी कि 77%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखा विभाग बी की महिलाओं के कर्मचारियों की संख्या अनुसंधान विभाग की कंपनी सी में पुरुषों की संख्या के अनुपात क्या है। क्या अनुपात, इसे सॉल्व करने के बाद 35:11 आएगा। ठीक है। कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या ई कंपनी के अनुसंधानों की कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत है, यानी कि 234.29% है। इसे सॉल्व करने पर ये प्राप्त होगा। अगला जाइए दोस्तों। कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बी और डी में अनुसंधान विभाग के कार्यरत कुल महिलाओं की संख्या के अनुपात क्या होगा, यानी 208:115 आ जाएगा सॉल्व करने पर। सभी कंपनियों के डी को छोड़कर में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की संख्या और सभी कर्मचारियों ए और ई को छोड़कर अनुसंधान विभाग के पुरुषों की कुल मिलाकर संख्या के बीच अंतर क्या है, कितना है, 138 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए कोई चार्ट आया है, ये आया है दोस्तों। इसे सॉल्व करने के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यदि राज्य सी के गरीबी रेखा से ऊपर होने वाले पुरुषों की संख्या 1.5 मिलियन है, राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी प्रतिशत, 5 मिलियन है दोस्तों। ये सॉल्व करके इतना आंसर इसका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि ज्ञात हो। डी राज्य की जनसंख्या 7.5 मिलियन है, तो कितना आएगा आंसर, 2.4 मिलियन आएगा। अब ये देखिए, ये राज्य ए में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की संख्या लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि राज्य ए की गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली जनसंख्या 1.8 मिलियन है, यानी 3.5 मिलियन होगा। ठीक है, इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्या है। 2 क्वेश्चन होने। यदि बी के गरीबी रेखा के नीचे ऊपर पुरुषों की संख्या 2.4 मिलियन है और ई राज्य के 6 मिलियन है, तो राज्य बी और ई की कुल जनसंख्या का अनुपात क्या होगा, 1/2 होगा दोस्तों। ठीक है। यदि सी में कुल, लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। यदि सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है, सी में गरीबी रेखा से ऊपर वाली महिलाओं की कुल जनसंख्या 1.8 मिलियन है, तो इसे सॉल्व करने पर क्या आएगा, इसका आंसर 1.8 मिलियन। दोस्तों यही था यूपीएड SSC PET 2022 की प्रथम पाली का दोस्तों यानी क्वेश्चन पेपर। यदि आपको हमारे द्वारा एनालिसिस पसंद आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।